हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द सेकंड प्रोग्राम ऑफ जावा एडोलॉजी सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम अपना सेकंड प्रोग्राम देखने वाले हैं जो कि है इवन और ओड का प्रोग्राम। ऑलरेडी इससे पहले जो प्रोग्राम डिस्कस हुए थे वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज हम डिस्कस करेंगे, हर प्रोग्राम का जैसे हम डिस्कस करते हैं चार से ज़्यादा अप्रोच, हम इसको चार से ज़्यादा अप्रोच में बनाएंगे। और ये सारे जो भी सोर्स कोड होंगे वो आपको गिटहब रेपोजिटरी में मिल जाएंगे, तो आप इजीली उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। आपको पता चल गया होगा, हम यूजर से के इनपुट लेंगे और उस इनपुट के बेसिस पे हम उनको डिटेक्ट करके बताएंगे कि आपका जो इनपुट आपने डाला है वो इवन है या ऑड है। तो एक और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फॉर अ गिवन इंटीजर इनपुट द ऑब्जेक्टिव इज टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे एक सैम्पल एग्जांपल हमने ले रखा है। इनपुट अगर 22 उन्होंने डाला तो आउटपुट हमने इवन दिया है। तो मैं सेकंड अपना स्लाइड भी दिखा दूं, तो यहाँ पे हमने चार जो पॉसिबल हो सकते हैं कि अप्रोच वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में दिखाऊंगा, एक टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू दिखाऊंगा, एक बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू मैं दिखाऊंगा, और चौथा फंक्शन अप्रोच। थोड़ा सा ये बोरिंग अप्रोच होता है, आप इसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे ये फंक्शन अप्रोच काफ़ी बेस्ट होता है, तो इसलिए हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और भी अप्रोचेस हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ बेसिक्स ये हैं। और आपके फर्दर लॉजिक बिल्ड होने के बाद आप कई सारे अप्रोच और भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लाइव कोडिंग अपने इंटेलिजे आईडी पे। तो मैं सबसे पहले एक जावा क्लास बना लेता हूँ। क्या नाम रखूँ मैं उसका? इवन और ऑड में नाम रख लेता हूँ इसको। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, यू आर फ्री टू यूज़ एनी नेम, बट मैं यहाँ पे इवन और ऑड रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पब्लिक क्लास इवन और ऑड हमारा रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अप्रोच है, इसमें मैं कोड के सिंटेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और बाकी के तीन अप्रोच जो होंगे उसमें ऑलरेडी हमने बता ही रखा होगा, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पब्लिक क्लास इवन और ऑड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जावा के अंदर जो भी चीज़ होगी वो किसी न किसी क्लास के अंदर होगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो होता है, जावा के अंदर सारी चीज़ें वो क्लास के अंदर होती है, तो इसलिए हमने क्लास क्रिएट हो गया बाय डिफॉल्ट हमारा। तो क्लास का नेम हमारा इवन और ऑड है। मेक श्योर यहाँ पे जो हमारा फाइल का नेम और क्लास का नेम होगा, फाइल का नेम कौन सा है, इवन और ऑड डॉट जावा, और हमारा ये जो है बोल सकते हैं कि आप इवन और ऑड, ये हमारा क्लास का नेम है। तो क्लास इवन और ऑड है, और ये पब्लिक है। पब्लिक इसलिए है क्योंकि पब्लिक बोल सकते हैं कीवर्ड है, ये एक्सेसिफायर होता है, यानी कि ये एक्सेसिबल कैसा है ये हमें बताता है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो ये पब्लिक है, यानी कि ये एक्सेसिबल है इजीली। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस रखा हुआ है। कर्ली ब्रेसेस क्या बताता है, इस क्लास का स्कोप बताता है, यानी कि इसका रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये क्लास का पूरा स्कोप है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो इस क्लास का रेंज के अंदर यानी स्कोप माना जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होता है हमारा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब सेकंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर लिया। अब मैं यहाँ पे बताऊँ ये लाइन लिखते हैं हम क्यों हैं। ये लाइन हम इसलिए लिखते हैं, इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है। जो पूरा का पूरा जावा डेवलपमेंट किट है, यानी कि जेडीके की मैं बात कर रहा हूँ, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसके अंदर दो चीज़ें होती है। कायदे से कंपाइलर होता है जिसमें हम कोड लिख रहे हैं, और एग्जीक्यूटर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटर होता है, यानी कि जो प्रोग्राम को रन करता है। तो जेडीके इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। या लेकिन जेडीके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए डिपेंड होता है किस पे, जेवीएम पे। ऑलरेडी आपने मेरा पुराना वीडियो देख रखा है इस जावा आइडियोलॉजी सीरीज का, वो पता ही होगा। वैसे मैं न्यू यूज़र के लिए, जो नए आए हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो जेवीएम रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, किसके हेल्प से, जेआरई के हेल्प से। जेआरई का मतलब क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जेवीएम क्या था, जावा वर्चुअल मशीन। तो जेवीएम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा विद द हेल्प ऑफ जेआरई, वो जेआरई पे डिपेंडेंट है। तो कायदे से जो जेडीके होता है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। क्या क्या, एक जेवीएम और जेआरई, जावा वर्चुअल मशीन और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जेवीएम इस प्रोग्राम को ऐसे रन नहीं करता है। जेवीएम जब भी प्रोग्राम को रन करता है उसे क्या चाहिए, मेन मेथड। बिल्कुल सही आपने बोला, मेन मेथड चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए हमने मेन मेथड रखा है। ये मेथड कैसे है, ये कैसे पता चलेगा, तो मेन के पास हमारा एक स्मॉल ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस भी इसको इसे बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करते होते हैं। तो ये मेन, तो इसका मतलब पहचानने का तरीका यही है कि जो भी हमारा मेथड होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है,
तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा मेथड को पहचानने का तरीका है। तो ठीक है, जब जेवीएम क्या करता है, वो आता है, वो पूछता है कि भाई मेन मेथड कहाँ पे है, वो बताओ तब मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे है, लेकिन मेन मेथड उसे मिलेगा कैसे? जब वो विजिबल होगा, ठीक है ना, यानी कि एक्सेसिबल होगा। तो एक्सेसिबल कब होगा? जब वो पब्लिक होगा। तो इसलिए हमने मेन मेथड को यहाँ पे पब्लिक बना कर रखा है, ताकि जेवीएम इसको इजीली डिटेक्ट कर पाए और वो इसे इजीली एग्जीक्यूट भी कर पाए। तो यही मेन है यहाँ पे पब्लिक और मेन मेथड को लिखने का। ये क्लियर है? देन हम बात करते हैं स्टैटिक क्यों लिखा आपने। ठीक है, स्टैटिक हमने इसलिए लिखा, यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी बनती है। देखो, हमने बोला कि जावा के अंदर जो भी चीज़ें हम करते हैं वो किसी न किसी क्लास के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्लास के किसी न किसी मेंबर को अगर हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे डॉट से हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास के किसी मेंबर को यूज़ करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करें तो क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है? बिल्कुल है पॉसिबिलिटीज़। आप ऑब्जेक्ट ना भी क्रिएट करो तो आप क्या करो, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर लो, तो आप क्लास के मेंबर को इजीली यूज़ कर पाओगे। तो इसलिए हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रख रहे हैं। स्टैटिक का मेन मकसद यही है कि बिना क्लास के मेंबर को यूज़ करना है, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। वॉइड क्यों रखा आपने? चलो, इस पे कहानी है। फिर से मैं पुरानी ही बोल सकता हूँ कि आपका एग्जाम्पल लूंगा। जैसे टीवी के रिमोट की मैं बात करता हूँ, तो हम बटन प्रेस करते हैं रिमोट का तो चैनल चेंज हो जाता है, वॉल्यूम प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, हम स्विच कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हर एक बटन के नीचे जो उसकी किट है उस पर उसकी फंक्शन लिखी हुई है। उस बटन के क्लिक पे वो ऐसे रिएक्ट करेगा, वो ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि बटन के क्लिक पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यानी कि वो रिटर्न में हमें स्क्रीन पे चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा मेन मेथड है वो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है। कायदे से हम इस प्रोग्राम में वॉइड रिटर्न करवाएंगे, हम कुछ रिटर्न नहीं करवाएंगे। हम सिर्फ अपना बेसिक काम करेंगे, हम प्रिंटिंग प्रिंटिंग करेंगे, जो हम इवन आउट प्रिंट करना है, तो यही है। हो सकता है कि कुछ अभी फंक्शन वाले अप्रोच में मैं कुछ रिटर्न करवाऊँ तो वहाँ पे मैं इंट रखूँ, स्ट्रिंग रखूँ। ठीक है, तो ये रिटर्न टाइप है। ये बताता है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, मेथड है, ये रिटर्न क्या करेगा। तो अभी के लिए ये नल रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। देन आपने ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्यों लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम जो कमांड लाइन में कुछ ना कुछ इनपुट डालेंगे, वो इनपुट इसको कैसे पता लगेगा? वो इनपुट एज अ एरे फॉर्मेट में जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो इसलिए हमने स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स रखा है। यहाँ पे एरे का हमने आइकन भी दे रखा है, और ARGS शॉर्ट फॉर्म होता है आर्गुमेंट्स का। तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये कमांड लाइन बोल सकते हैं कि आप इसको, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है बेसिकली। और ये ऑप्शनली है, लेकिन हाँ, लिखना हमें ऑलवेज पड़ता है ये। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। और फिर से वही स्कोप की बात, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने एंड किया, ये इसके स्कोप के अंदर अब काम करेंगे। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर है। अब हमारा अगला अप्रोच होता है कि यूज़र से कुछ ना कुछ हमें इनपुट लेना है, ताकि हम यूज़र के इनपुट के बेसिस पे उनको बता पाएँ कि आपका जो इनपुट है वो इवन है या ऑड है। इनपुट कौन से फॉर्मेट में होगा? बिल्कुल सही, इंटीजर फॉर्मेट में होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा। स्कैनर, स्कैनर में मैंने रख लिया जैसे कोडिंग। न्यू स्कैनर हमें करना पड़ेगा ताकि हमारा वो मेमोरी हीप के अंदर क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये आपने नई लाइन क्या लिख दी तो मैं बता दूं आपको। तो स्कैनर जो है ये हमारा एक बोल सकते हैं कि क्लास है। ठीक है, और इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके पहले बोल सकते हैं कि लाइब्रेरीज को, तो अल्ट इंटर से बता रहा है कि आप इसको इंटर करो। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। तो मैं पहले उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब हम इस स्कैनर क्लास को यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हमने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। तो स्कैनर है, ये कोडिंग क्या है? कोडिंग मैंने इसका वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। आमतौर पे प्रोग्रामर जो है स्कैनर SC यूज़ कर लेते हैं। मैं कोडिंग कर सकता हूँ, अपना नाम लिख सकता हूँ। मैंने कोडिंग आइडियोलॉजी अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू। तो ये कोडिंग वेरिएबल के अंदर अब स्कैनर की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई। मतलब कि अब इस ये पूरा का पूरा जो ये है हम इसके अंदर असाइन कर देंगे इन चीज़ों को। ठीक है, न्यू कीवर्ड लिखते ही हमारी मेमोरी हीप के अंदर वो चीज़ें क्रिएट होती है, तो इसलिए हम न्यू करते हैं। देन फिर हमने स्कैनर रखा सिस्टम डॉट इन। देखो, S कैपिटल है, इसका मतलब है कि ये क्लास है। कैपिटल जब भी होगा तो उसका मतलब होगा वो क्लास है। तो इस क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डॉट इन। ये रिलेटेड करता है इनपुट।
यानी कि इनपुट। तो इससे हम क्या करेंगे, इस पूरे लाइन का मेन मकसद ये है कि हम यूज़र से इनपुट ले सकेंगे, उसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे अभी, ठीक है। चलो, यूज़र से इनपुट तो हमने ले लिया, अब उसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे अपनी यूज़ के लिए। तो एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ इंट नम। नम नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। यानी कि यूज़र्स जो भी इनपुट लेंगे हम इसके अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब इसको इज इक्वल टू कोडिंग डॉट, कोडिंग क्या है, वो वेरिएबल था जिसके अंदर यूज़र का इनपुट आया था, ठीक है। कोडिंग डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे हम जो मतलब नम के अंदर जो वेरिएबल स्टोर करवाएंगे वो किस टाइप डाटा टाइप का होगा, हमें ये भी बताना होगा। ये इनोसेंट मशीन है, इसे कुछ भी पता नहीं है, सारे कमांड्स हमारे ये फॉलो करता है। तो कोडिंग जो है इसके अंदर, अब स्कैनर की सारी प्रॉपर्टीज आ गई है, तो स्कैनर के प्रॉपर्टीज में एक ये भी होता है डाटा टाइप कौन सा हम यूजर से लेंगे। तो जो भी वो इंटर करेगा वो इंट डाटा टाइप का डाटा टाइप होगा, उसका डाटा टाइप इंट होगा। वैल्यू जो भी इंटर करेगा उसका डाटा टाइप इंट होगा, इंटीजर टाइप का। वैसे नेक्स्ट फ्लोट भी होता है, नेक्स्ट लॉन्ग भी होता है, नेक्स्ट लाइन भी होता है, बहुत सारे हमारे होते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो इंटीजर टाइप के लिए है। तो हमने अब तक क्या कर लिया, यूजर से हमने इनपुट ले लिया, उसे एक नम नाम का वेरिएबल में स्टोर भी करवा लिया जो कि इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम अपना लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। कोई नंबर इवन कब होगा, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो अगर टू से डिविजिबल हो, पूरा का पूरा टू से डिविजिबल हो, और हमें बोल सकते हैं कि रिमाइंडर उसका ज़ीरो हो, ठीक है। रिमाइंडर ज़ीरो हो, टू से पूरा का पूरा डिविजिबल हो, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, उसे टू से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर ज़ीरो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे प्रोग्राम में मैथ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में मॉडुलस ऑपरेटर नाम का एक फंक्शन आता है। मॉडुलस ऑपरेटर चेक करता है कि इसका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इफ़ नम मॉडुलस ऑपरेटर टू किसके बराबर हो, रिमाइंडर जीरो हो। नम जो परसेंटेज का मैंने आइकन रखा है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहा जाता है। अगर जो नम हो, जो भी इनपुट हो, उसमें हम टू से डिवाइड करें, वो अगर जीरो के इक्वल हो, तो हमें प्रिंट करना है इंटर नंबर इज इवन, ठीक है। अगर वो परसेंटेज टू इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, इफ अगर ये काम हो गया तो। नहीं तो हमारा क्या होगा, एक एल्स केस होगा, सिंपल सी बात है। अगर वो टू से पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, वो ऑड होगा, सिंपल। ये बहुत ही इजी प्रोग्राम बोल सकते हैं कि है। और मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हम बोल देंगे, आप अगर टू से डिविजिबल होने पे पूरा का पूरा ज़ीरो नहीं मिल रहा है, तो आपका जो मतलब इनपुट होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। ये मैं इसलिए कमेंट कर देता हूँ ताकि जब मैं कोड को इसको अपलोड करूँगा गिटहब पे, तो आपको कैटेगरी करने में, फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी कौन सा अप्रोच क्या नाम है उसका। तो ये हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच रखा हुआ है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं। बिल्ड हो रहा है ये प्रोग्राम पूरा। ओके ग्रेट। यहाँ पे लेट सपोज मैंने 42 डाला, इंटर नंबर इज इवन। ओके, मैं 43 भी डाल के देखता हूँ एक बार, इंटर नंबर इज ऑड। तो प्रोग्राम परफेक्ट रन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, जब सबसे पहले हमने रन किया तो मैं यहाँ पे यूज़र को कुछ मैसेज नहीं मिला, ठीक है ना। तो एक यूज़र को मैसेज भी यहाँ दे दे तो काफ़ी बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं उसको बोल देता हूँ यूज़र को, प्लीज़ इंटर नंबर, ताकि उनको लगे अच्छा मुझे कुछ करना है, वरना वो वेट वेट ही करता रह जाएगा। इंटर एनी नंबर कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से, स्टॉप एंड रीरन, या बिल्ड हो रहा है ये। ग्रेट, प्लीज़ इंटर एनी नंबर। ओके, मुझे नंबर इंटर करना है, 67 डाला, क्या आएगा, ऑड आएगा। ग्रेट, सही बता रहा है। देन हम 56 डालते हैं तो ये इवन बताएगा। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट अप्रोच ट्राई करते हैं, जो कि हमारा होगा टर्नरी ऑपरेटर का अप्रोच होगा, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए इवन और ऑड टू नाम का एक बना लेता हूँ।
ये सेकंड फाइल होगी हमारी। ओके, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूं। ठीक है, कहानी हमारा वही पुराना रहेगा, सब कुछ जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ठीक है, मेन जो चेंज मैं करूँगा, एक मिनट, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। यूज़र को मैसेज देना, इनपुट लेना, सब कुछ ये काम यहाँ तक हमें हो करना ही पड़ेगा। तो मैं ये भी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ग्रेट, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है, हमने नम ले लिया। अब क्या करना है कि हमें अपना टर्नरी ऑपरेटर वाला काम करना है। टर्नरी ऑपरेटर मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में आपको बताया था कि क्या होता है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, हमें एक जनरेट करना है इवन और ऑड, ठीक है ना। हमें बस नंबर के बेसिस पे हमें ये चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नम नाम का हमने वेरिएबल रखा है, अगर इसे 2 से डिवाइड करने पे, 2 मॉडुलस ऑपरेटर नम परसेंटेज 2 इज इक्वल टू अगर हमारा 0 होता हो, तो क्वेश्चन मार्क से चेक करेंगे। यानी कि क्वेश्चन मार्क मतलब ये पूछ रहा है कि अगर तुम पॉसिबल हो तो हम यहाँ पे बताएंगे इंटर्ड नंबर इज, सॉरी आईडी हो गया, इज इवन। और अगर ये केस फेल होता है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल होने पे पूरा का पूरा 0 नहीं हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे सेकंड केस चलेगा एल्स वाला। उसमें हम बताएंगे कि इंटर नंबर इज ऑड। बस ये वाला लाइन कॉपी करके हम, बस इसमें इवन के बदले हमें ऑड करना है। ग्रेट, इंटर नंबर इज ऑड, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, लास्ट में हमें अपने इस रिजल्ट को बस प्रिंट कर देना है, जो हमने रिजल्ट बनाया था। ओके, तो एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। प्लीज इंटर एनी नंबर। ओके, 56 में डालता हूँ, तो इंटर नंबर इज इवन। एक बार दोबारा से ऑड के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 67, आप देख सकते हैं ऑड। तो आप यहाँ पे कंपेयर करो पिछले प्रोग्राम से, जो हमने पिछले बार रखा था, थोड़ी सी कोडिंग यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा थे। और इससे अगर हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच के इंस्टीड हमने कौन सा किया था, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे देखो कोड लाइन कितना शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर में देख सकते हैं कितना प्रिसाइज कोड है हमारा, और नंबर ऑफ कोड लाइन भी शॉर्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये बेटर अप्रोच हो सकता है टर्नरी ऑपरेटर से, मतलब सॉरी ब्रूट फोर्स अप्रोच से बेटर, फार बेटर है ये टर्नरी ऑपरेटर से। ओके, तो अब हम अपने थर्ड अप्रोच पे जाएंगे, जिसे हम कह रहे हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर अप्रोच। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, इवन और ऑड 3 के नाम से। ठीक है, तो चीज़ें कहानी हमारा वही सेम होना है। तो देखो हम यहाँ पे मेन में मेरा मकसद क्या है कि ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, जो हमारा आइडिया है वो चेक करना है कि लास्ट बिट जो नंबर है वो सेट है कि नहीं। अगर लास्ट बिट का नंबर सेट है तो मैं क्या करूँगा, उसे ऑड बता दूंगा, अदरवाइज वो हमारा इवन होगा। तो हम जानते हैं कि बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन जो होता है वो नंबर को एक से इंक्रीमेंट कर देता है, और बाय द नंबर 1 से भी इंक्रीमेंट कर देता है। इफ़ द नंबर इज़ इवन, अगर होता है ऐसा, तो वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू को। और अगर वो नंबर 1 होगा तो वो वैल्यू ऑड होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो यही मेन हमारा एजेंडा है। तो अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर नहीं जानते हैं तो आप इसको स्किप करके फंक्शनल अप्रोच पे जा सकते हैं। वैसे लोग जिन्होंने बिटवाइज ऑपरेटर को गो थ्रू मगअप किया हुआ है, उनको ये प्रोग्राम इजीली समझ में आने वाला है। लेकिन वैसे हो सकता है आप यहाँ पे बने रहें, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की पूरी। ठीक है ना। तो अब कहानी हम पहले भी वाली ही कहानी ले लेंगे, यही कहानी होगी हमारी कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन मेथड चाहिए ही होगा क्योंकि जेवीएम उसको रन करने के लिए ढूंढता है मेन मेथड को पहले। चलिए, इसका हमने स्कोप रेडी कर दिया। देन यूज़र को एक मैसेज देना, यूज़र से इनपुट लेने तक की कहानी भी हमारी सेम ही होगी। तो स्कैनर क्लास बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंपोर्ट भी हो गया यहाँ पे। ग्रेट, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें अपना एक जो बुलियन वाला है वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे फिर से, और बुलियन एक इज इवन चेक।
नाम का मैं फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। बुलियन जो होगा, ये बुलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, आपको मैं बता दूँ। ठीक है, ये क्या लेगा, ये एज अ इनपुट में इन टाइप का एक नम नाम का वेरिएबल होगा, वो इसे ले रहा होगा। उसके साथ ये क्या करेगा, तो आते हैं इसके स्कोप में, हम बताएंगे वो चीज़। तो अगर इफ़ का ब्लॉक हम लगाते हैं एक, और उसमें n⁻1 अगर हो हमारा ऐसा, n नहीं नम 1 हो, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, n+1 के। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अगर ये वो फुलफिल हो रहा है ये कंडीशन, तो हम रिटर्न क्या करवा देंगे इस केस में, रिटर्न मैं करवाना चाहता हूँ ट्रू। और अगर ये केस सक्सेसफुल मतलब फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मैं अपना एल्स केस चलाऊंगा जिसमें मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। हमारा ये इवन चेक वाला जो बुलियन वाला फंक्शन है वो रेडी हो चुका है, ये इसका स्कोप हो गया। ठीक है, अब तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था, इसके अंदर अब इसे सिर्फ हमें कॉल करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट तो ले लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ना, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। पहले तो मैं कॉल करूँगा किसको, इज इवेंट चेक को। इज इवेंट चेक हमारा कॉल हो चुका है, जिसको रिक्वायर्ड वो क्या करेगा, वो नम लेगा यहाँ से, नम जो हमने ऑलरेडी यूज़र से ले रखा है। ठीक है जी, नम ले रखा है, और हम उसे करना चाहते हैं, अगर वो ट्रू हुआ तो कायदे से यहाँ पर टर्नरी ऑपरेशन ही लगा देते हैं, मैं इफ एल्स बार बार नहीं लिखूंगा। अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इंटर्ड नंबर इज इवन। ठीक है ना, ट्रू हुआ तो हमारा इवन हो जाएगा, और अगर वो फॉल्स होता है, यानी वो कंडीशन मैच नहीं हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, ग्रेट। ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड देन कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, ये यहाँ का इसका स्कोप है। ये कौन सा अप्रोच है, जल्दी बताओ। ये अप्रोच है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। एक बार मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ ये सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। एनी नंबर 67, इंटर नंबर इज ऑड, ग्रेट, इट इज़ वर्किंग फाइन। सेकंड हम देखते हैं 56, इवन डाल के, इवन बता दो, यस इवन भी बता दिया, ग्रेट। तो ये अप्रोच बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क किया हमारा। तो लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी वन है, और आपका लॉजिक थोड़ा बिल्ड हुआ होगा। अगर आप बिट वाइज ऑपरेटर नहीं जानते हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं अपने थर्ड अप्रोच, फोर्थ लास्ट फाइनल अप्रोच पे चलता हूँ, जो फंक्शनल अप्रोच होगा। इसको 4 में कर देता हूँ। ओके जी, कहानी हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पुरानी कहानी कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया है तो दोबारा से एक बार जाके देख लो, समझ जाओगे आप। यूज़र को मैसेज देना, उनसे नंबर लेके एक वेरिएबल में स्टोर करवाने तक की कहानी भी मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए आपका काम नीचे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन अपना क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन हम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप, ये रिटर्न में क्या स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा, स्ट्रिंग। और फंक्शन का नाम क्या रख दें, इज इवन चेकर ही नाम हम रख लेते हैं, जो कि इनपुट में क्या लेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेगा, जिसका नाम हम नम रख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे इफ नम को अगर हमने डिवाइड करा 2 से, और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो रिटर्न क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिंग जिसमें हम बता दें कि इंटर्ड नंबर इज इवन। ग्रेट, यहाँ तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है। मतलब मैं फंक्शनल अप्रोच में इसको बस कर रहा हूँ कन्वर्ट,
कुछ नहीं है। मतलब फंक्शनल अप्रोच क्या होता है, हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें सारे के सारे जो प्रोसेस हम उसे ओपनली लिख रहे थे हम इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, और जो नंबर हम यूज़र से लेंगे उस नंबर को हम फंक्शन के अंदर इंसर्ट करवा देंगे, तो फंक्शन को कॉल होगा, तो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो काम है फंक्शन का वो वहाँ पे काम कर देगा। तो एल्स में रिटर्न क्या कर देंगे, ऑड। तो फंक्शनल अप्रोच से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फंक्शनल अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि जितने भी हमारे कोडिंग के इंटरव्यू राउंड आते हैं उन सब में फंक्शन लिखा रहता है, हमें उससे क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो फंक्शन अप्रोच इज़ फार गुड। यहाँ पे क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर क्या कर देते हैं, अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस इवेंट चेकर के अंदर हम डाल देते हैं नम को, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके कन्वीनियंट के लिए, ताकि आप जब गिटहब पे जाओ तो आप कंफ्यूज ना हो। फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एक बार मैं चेक कर लूँ। इवन है 56। एक बार मैं ऑड केस के लिए भी चेक कर लेता हूँ। 79, 79 हमारा ऑड है, ठीक है। एक चीज़ शायद मैं भूल गया था बताने के लिए स्टार्टिंग में, यहाँ जो हम ये ले रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम का एस कैपिटल है तो क्या है, ये क्लास है। डॉट आउट जो है ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, और आउट से जो निकला हुआ प्रिंटलन ये एक मेथड है। ये क्या करता है कि ना यूज ये हमारे आउटपुट की स्क्रीन पे कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट करता है, इसमें जो भी चीज़ हम पास करेंगे वो प्रिंट कर देगा। तो इस इवेंट चेकर कायदे से कायदे क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। वो पहले चेक करेगा वेदर द केस इज सक्सेसफुल और नॉट। अगर सक्सेसफुल होता है तो वो ये मैसेज प्रिंट करेगा, अगर वो केस फेल होता है तो वो ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो ये चीज़ शायद मैं भूल गया था, तो मैंने इसको बता दिया। तो मैंने आपको 4 अप्रोच बताया कि इवेंट आउट प्रोग्राम को बनाने का। सबसे पहला मैंने आपको जनरल ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया है, दूसरा मैंने आपको बताया टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, तीसरा मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू बताया है, और फोर्थ मैंने आपको फंक्शनल अप्रोच के थ्रू भी इस प्रोग्राम को करने के लिए बता दिया है। तो एक से ज़्यादा अप्रोच से आपको फ़ायदा होता है कि आपका लॉजिक बिल्ड होता है, और आप इजीली एक प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट वे में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ है, हम हर एक प्रोग्राम को लेंगे, उसमें 4 से 3 से ज़्यादा अप्रोचेस इसको सॉल्व करेंगे, और विद सोर्स कोड आपको ये गिटहब में मिल जाएगा, और इसका लिंक गिटहब का मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।